हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज के अगले टॉपिक में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। जी, सबसे पहली और बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है मेल इनफर्टिलिटी की? सीमेन टेस्ट। तो मेल का जो पानी होता है, वीर्य का टेस्ट हम उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो सीमेन टेस्ट हम करते हैं और उसको करने का एक पूरा प्रोसीजर हम समझाते हैं और उसमें हम स्टडी करते हैं कई सारे पैरामीटर्स की। स्पर्म सीमेन वॉल्यूम कितना है, स्पर्म काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, कोई पल्स सेल्स है और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमको पता पड़ता है कि मेल फैक्टर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। मतलब सबसे पहले हमको मेल फैक्टर अगर जांचना हो तो हम लोग एक सीमेन टेस्ट करवाते हैं। सीमेन टेस्ट के लिए हम लोग मिनिमम 3 days ऑफ एब्सटिनेंस बोलते हैं, या तो पिछले 3 से 5 दिन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए। 3 to 5 days, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 5 दिन से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 3 दिन से कम होगा तो स्पर्म काउंट्स कम आएंगे और 5 दिन से ज़्यादा होगा तो मोटिलिटी कम आएगी जो फॉल्स होगी। इसलिए मिनिमम 3 to 5 days ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सवाल कि सीमेन कलेक्शन कहाँ करना चाहिए, घर पे, हॉस्पिटल पे या लैब पे? जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ कर सकते हैं। आइडियल सिनेरियो में घर पे नहीं करना चाहिए, या तो हॉस्पिटल पे करना चाहिए या लेबोरेटरी पे करना चाहिए, क्योंकि घर से हॉस्पिटल या लेबोरेटरी का जो ट्रांसपोर्ट टाइम होता है वो 30 मिनट्स के अंदर वहाँ पहुँच जाना चाहिए और मोस्टली बहुत सारे केसेस में नहीं पहुँचता है। और गर्मी के कारण अगर सीमेन कलेक्शन और लेबोरेटरी पहुंचने के टाइम में ज़्यादा टाइम हुआ तो वो स्पर्म्स मर जाते हैं और एबनॉर्मल फॉल्स रिपोर्ट हमको आती है। अगर सैंपल घर पे कलेक्ट किया है तो प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है और उस रिपोर्ट में वो भी लिखा होना ज़रूरी है फॉर्म पे कि सैंपल घर पे कलेक्ट किया है। तीसरा चीज़, कैसे कलेक्ट करते हैं? यूजुअली मस्टरबेशन करके कलेक्ट करते हैं। उसका एक प्रॉपर हाइजीनिक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हाथ धो के जेनिटल पार्ट्स को बराबर क्लीन करते हैं साबुन से और उसके बाद मस्टरबेशन करके वाइड माउथ बोतल में कलेक्ट करते हैं, स्टेराइल बोतल में कलेक्ट करते हैं। और सीमेन का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है स्पर्म्स का वो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सीमेन में होता है। इसलिए हम लोग हमेशा अपने पेशेंट को समझाते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% स्पर्म्स फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सीमेन में होते हैं। हालांकि उसके बाद भी 4 to 5 ml जैसा सीमेन बाद में आता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कलेक्ट करना, क्योंकि उससे हमको प्रोस्टेट के कलेक्शंस और सेमिनल वेजिकल के कलेक्शन, फ्रक्टोज और बाकी सब पता चलता है। सीमेन का वॉल्यूम पता चलता है। इससे हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा सबका एक सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट जो हमारे पास लेबोरेटरी से आती है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? काउंट्स, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। नॉर्मल काउंट क्या होता है? जी, नॉर्मल काउंट क्या होता है कि WHO के जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं उनके हिसाब से एनीथिंग मोर देन 15 मिलियन तो वो एक नॉर्मल होता है। लेकिन ये बहुत वेरिएबल है। अगर उससे कम आ रही है रिपोर्ट्स, लाइक समवेयर 5 to 10 आ रही है, तो हम वो बॉर्डर लाइन ओलिगोस्पर्मिया करके बोलते हैं। और एनीथिंग लेस देन 5 या लेस देन 1 तो बहुत ही वो सीवियर ओलिगोस्पर्मिया हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ें काउंट के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोटिलिटी, क्योंकि मोटिलिटी में अगेन ग्रेडिंग्स होती है, प्रोग्रेसिव। तो एटलीस्ट मिनिमम 40% मोटिलिटी, 40 to 50% मोटिलिटी नॉर्मल कहलाती है। इसके अलावा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का आकार। तो स्पर्म के अगर शेप को समझे तो उसमें हेड होता है, नेक होता है और टेल होती है। तो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो 3 to 4% होनी चाहिए। और जो वॉल्यूम है एटलीस्ट मिनिमम 1 to 1.5 ml वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि हर पैरामीटर में अगर कुछ प्रॉब्लम है नॉर्मल से तो हम बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोज कर पाते हैं। साथ में पल्स सेल्स हैं, फ्रक्टोज पॉजिटिव है कि नहीं, पीएच कैसा है, अगेन स्पर्म मोटिलिटी इंडेक्स भी आजकल देखने में आते हैं, कई सारे मशीन से रिपोर्ट्स आते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि एक रिपोर्ट खराब आने का मतलब ये नहीं है कि स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है। हो सकता है एबनॉर्मल मेथड ऑफ कलेक्शन हो, स्पर्म कलेक्शन करते टाइम पे स्पिल हो गया हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए एक रिपीट रिपोर्ट कराना जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखा है हर महीने रिपोर्ट कराते हैं, वो भी कराने का मतलब नहीं है। राइट। एक रिपोर्ट अगर खराब आती है तो मेडिसिन लेने के बाद आप 3 महीने के बाद रिपोर्ट करवाएं। बार बार रिपोर्ट कराने का मतलब स्पर्म की जो साइकिल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस वो हमारी लगभग 74 डेज की हम बोलते हैं, 74 to 90 डेज की। इसलिए रिपोर्ट को अगर रिपीट कराना है तो एटलीस्ट थोड़ा गैप के बाद हमको कराना चाहिए।
जैसा सपना ने बोला कि नॉर्मल स्पर्म काउंट्स 15 to 20 मिलियन होते हैं। आज से लगभग 40, 50, 60, 70 साल पहले काउंट्स लगभग 100 मिलियन 200 मिलियन के आसपास होते थे। लेकिन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड एक्सपोजर के कारण ओवरऑल एवरी मेल इज एक्सपोज टू फाइटोएस्ट्रोजेंस जो पेस्टिसाइड्स में होते हैं, जो सोयाबीन्स में होते हैं, उसके कारण ओवरऑल सबका जनरल काउंट्स कम हुआ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 मिलियन काउंट्स पर प्रेगनेंसी नहीं रह सकती या 10 मिलियन पे नहीं रह सकती। बहुत सारे पेशेंट्स में नॉर्मल प्रेगनेंसी रुक भी सकती है। हम लोग एक ओव्यूलेशन जब होता है, एक एग के लिए 50,000 स्पर्म्स चाहिए और जितना भी स्पर्म काउंट सीमेन टेस्ट में होता है उसका अराउंड 5 to 10% ही यूट्रस तक पहुंचता है, बाकी सब सर्विक्स के पहले ही रुक जाते हैं। इसलिए स्पर्म काउंट जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी किसी को स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आया, उसकी सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी नहीं है जी, आगे हम लोग क्या रिपोर्ट्स करवाते हैं, दूसरे और कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? डिपेंडिंग ऑन द काउंट वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर ओलिगोस्पर्मियाए थोड़ा सा काउंट्स कम है, मोटिलिटी कम है, तो हम उनसे बाकी सारी हिस्ट्री जो हमने अभी इतना सारा डिस्कस करा वो भी पूछते हैं। क्योंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का 74 डेज है, पिछले 74 डेज में उनका स्ट्रेस लेवल्स क्या है, उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका एक्सपोजर कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये हम साथ में लेके चलते हैं। प्लस कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हम ऐड ऑन करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है थायराइड हार्मोन TSH। अगेन प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़रूरत है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हम करा सकते हैं और डायबिटीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कई बार मेल्स बोलते हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, उनका वजन ज़्यादा है, पेट पे चर्बी ज़्यादा है, तो भी शुगर लेवल्स भी टेस्ट कराने चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन हम लोग नॉर्मली तब ज़्यादा कराते हैं जब मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फिर डिक्रीज इन सेक्सुअल डिज़ायर हो, तब ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन गोनेड्स का फंक्शन कम करता है, हार्मोन्स कम करता है। इसके अलावा जिस पेशेंट्स में एजोस्पर्मिया हो, जीरो स्पर्म काउंट हो, उसमें हम लोग टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्राडियोल रेशियो करवा के देखते हैं और FSH LH भी करवाते हैं। FSH जो हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमको बताता है कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, और LH हार्मोन जो है वो बताता है कि स्पर्म्स टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कैसा है। ये दोनों हार्मोन एक स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्टिंग के लिए और एक उसका मेंटेनेंस के लिए काम करता है। उसके अलावा अगर हमको वेरिकोसिल क्लिनिकली सस्पेक्ट हो रहा है, पेशेंट हमको बोलता है कि टेस्टिस गरम रहती है, तो हम लोग स्क्रोटल डॉपलर करवा सकते हैं। और एडवांस इन्वेस्टिगेशंस में कभी कभी हम लोग जीरो स्पर्म काउंट्स में कैरियोटाइप भी करवाते हैं, ताकि हमको पता चले कि उसका जेनेटिक एनालिसिस क्या है। तो ये थी हमारी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशंस। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जीरो स्पर्म काउंट एजोस्पर्मिया। कृपया वीडियो जरूर देखें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं माधव हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजत की बात सपना के साथ में हम लोग इनफर्टिलिटी सीरीज़ के बारे में सेकेंड पार्ट मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया था मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में, इस वीडियो में हम लोग डिक्रीज स्पर्म काउंट्स मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, किन कारणों से होता है, मेडिकली किन किन चीज़ों से होता है। तो सपना, डिक्रीज स्पर्म काउंट्स या जीरो स्पर्म काउंट्स के कारण क्या होते हैं? जी, स्पर्म काउंट सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो पुरुष होते हैं उनमें स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म के काउंट को हम बात कर रहे हैं। तो जो सीमेन टेस्ट होता है उसमें हम जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट होता है, मोटिलिटी होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी होती है और हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम वो रिपोर्ट को रीड करते हैं। तो स्पर्म काउंट कम होने के कई सारे कारण से हो सकते हैं, जैसे स्पर्म्स या तो बन नहीं रहे, बराबर उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जो टेस्टिकल्स एक जगह होती है, ऑर्गन होता है जहाँ से स्पर्म्स बनते हैं, और एक होता है कि स्पर्म्स तो नॉर्मल बन रहे हैं लेकिन वो पहुँच नहीं रहे हैं, मतलब उसमें इजैकुलेटरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शंस है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? नॉर्मली क्या होता है, ये टेस्टिस पे स्पर्म्स बनते हैं और वो स्पर्म्स बन के ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, ये वाज डिफरेंस से होके यहाँ से जाके वो वापस प्रोस्टेट फ्लूइड के साथ मिल के
पेनिस से बाहर आता है। अगर टेस्टिस बन नहीं रहे हैं तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन या फंक्शन होता है। जैसे उसके बहुत सारे कारण होते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो गोनेडोटॉक्सिक होती है, पेशेंट ने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लिया है उस चीज़ में। और अगर स्पर्म्स यहाँ से बनते हैं लेकिन ये इजैकुलेटरी डक्ट का कोई इन्फेक्शन होता है या उसका ब्लॉकेज होता है, या वास डेफरेंस का कोई इन्फेक्शन होता है या ब्लॉकेज होता है, या प्रोस्टेट का कोई इन्फेक्शन होता है या ब्लॉकेज होता है, या फिर यूरेथ्रा में कुछ तकलीफ होती है, तो वो स्पर्म्स बाहर नहीं आ सकते। वो 2 मेन कारण होते हैं जिनके कारण ये स्पर्म्स का फंक्शन या बनना या अमाउंट कम होता है। इसके अलावा जैसा सपना में बताया, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी अलग अलग ग्रेडिंग्स होते हैं और इजैकुलेटरी डिसफंक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। या तो एन इजैकुलेशन होता है, मेल पार्टनर का सीमेन बाहर नहीं आता है, या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है सीमेन बाहर आने के बदले पीछे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। उसका भी डायग्नोसिस हमको पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस से पता चलता है। ये मेन कारण है। अब ये इनके क्या कारण हैं, क्यों हो रहे हैं, लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ज़्यादा महत्व करता है। एक एक करके हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अल्कोहल। हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, अल्कोहल से मेल इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल तो हमको पता है कि ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करेगा। ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, तो उसके साथ ही इसका कोरिलेशन रहता है। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक है तो लिवर डिसऑर्डर्स भी देखने में आए हैं। कोई भी फॉर्म ऑफ अल्कोहल, इवन सोशल ड्रिंकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, पर इंडिया में हम लोग नॉर्मली एडवाइस नहीं करते। सेकेंड पॉइंट है स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव। पैसिव का तो हमने बात किया था पिछली वीडियो में, एक्टिव स्मोकिंग के बारे में बताएं। स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग में जो कंपोनेंट्स होते हैं, निकोटीन वगैरह जो रहता है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वो स्पर्म की क्वालिटी को, मोटिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो हानिकारक है। निकोटीन कोई भी फॉर्म में, पड़ीकी, पान, तंबाकू, बीड़ी, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए जब तक हमको प्रेगनेंसी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इस पे कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, इन्फेक्शंस हो रखे हैं, एक्चुअली ये जो वर्ड है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो स्पर्म के प्रोडक्शन को इंटरफेयर करेगा। अगेन जो उनकी डक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, उनमें इन्फेक्शंस कर सकता है, उनमें फाइब्रोसिस कर सकता है, टेस्टिकल्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी तो स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, पस सेल्स होंगे सीमेन पैरामीटर्स में। तो ये भी एक अपने आप एक मेजर फैक्टर है। मेल को अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इससे कितना फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ेगा। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दिस इज ऑल हार्मोनल। हमारे जो हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक्चुअली ये हार्मनी ऑफ हार्मोन्स नहीं है, तो फिर से प्रॉपर हार्मोन लेवल्स नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा। तो थायराइड कंट्रोल में रहना चाहिए। हालांकि मेल्स में हम बहुत रूटीनली थायराइड टेस्ट नहीं कराते हैं, बट जिनके पैरामीटर्स, सीमेन पैरामीटर्स अगर ख़राब आते हैं तो हम उनके लिए थायराइड टेस्ट, डायबिटीज़ का टेस्ट, अगेन प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, वो सब टेस्ट हम साथ में करवाते हैं। इसके अलावा ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट है, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हम मेल्स में करवाते हैं। ओबेसिटी, मेल का वजन ज़्यादा होना, इससे स्पर्म काउंट पे कितना फर्क पड़ता है? इस पे आपकी क्या राय है? ओबेसिटी भी एक स्पर्म काउंट का बहुत मेजर फैक्टर है। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है और इसके स्पर्म काउंट्स कम है तो वो, क्योंकि ओबेसिटी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है एडिपोज टिश्यू में, तो वो स्पर्म काउंट्स को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसलिए वो वाले पेशेंट को हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफिकेशन का सलाह देते हैं। ऑक्यूपेशन का कितना फ़र्क पड़ता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड एक अपने आप में एक मेजर फैक्टर है, और हम जब भी मेल पार्टनर्स आते हैं तो उनसे भी हम ये हिस्ट्री में पूछते हैं कि आप किस तरह का जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क बहुत ज़्यादा देखने में आया है, और ख़ास तौर से जो लोग लैपटॉप्स अपने लैब में रख के बैठते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उससे कंटिन्यूसली हीट जनरेट होती रहती है और वो स्पर्म के लिए हानिकारक होते हैं। सो दैट इज़ वन। इसके अलावा जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब उनके स्किन में, उनकी बॉडी में वो इनहेल कर रहे होते हैं, उनका एक्सपोजर होता रहता है।
खासतौर से जो सिविल इंजीनियर है, जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट है, डस्ट है, उनको वो इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड से जो अनअवॉइडेबल है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और मेल पैरामीटर सीमेंट पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, तो वो वाले बात पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ऑक्यूपेशन जिनमें केमिकल और हीट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसके कारण स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। उस ऑक्यूपेशन को या तो वो ऑक्यूपेशन बदल लेना चाहिए, और नहीं बदल सकते तो उस जगह से थोड़ा चेंज करने का ट्राई करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरवेयर्स कौन से पहनने चाहिए। अच्छा, भगवान ने जो टेस्टिस बॉडी के बाहर दिया है मेल्स में, उसका एक रीज़न है, क्योंकि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37-38 डिग्री के आसपास होता है, और स्पर्म्स जो होते हैं वो गर्मी में मर जाते हैं। बाहर का एवरेज टेम्परेचर 32-30 डिग्रीज होता है, और टेस्टिकल्स स्क्रॉटम करके एक स्किन की थैली में बाहर लटके हुए होते हैं, ताकि हवा से वो उनको एयर सर्कुलेशन हो सके और ज़्यादा गर्मी ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी करेगी, अगर टाइट अंडरवियर पहनेंगे, टाइट जीन्स पहनेंगे, जिससे स्क्रॉटम और टेस्टिस बॉडी से टच रहेगी, तो बॉडी की हीट टेस्टिस में ट्रांसमिट होगी और उससे स्पर्म काउंट होने के चांसेस डिक्रीज हो सकते हैं। इसलिए ब्रीफ्स पहनने का अवॉइड करें, बॉक्सर्स या लूज फिटिंग अंडरगारमेंट्स पहनने का एडवाइस करते हैं, टाइट जीन्स भी नहीं पहने। अच्छा, डाइट का कितना फ़र्क पड़ता है? डाइट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और स्ट्रेस, साथ में दोनों चीज़ें साथ में चलती है। और हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गुड फैट, ज़्यादा से ज़्यादा गुड फैट, क्योंकि हमारे ये गुड फैट जैसे हमारे वॉलनट्स हो गए, बादाम हो गए, मूंगफली के दाने हैं, चने हैं, ये सब हमारी बॉडी में गुड फैट देते हैं। और ये जो गुड फैट है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, इससे हमको जो गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उसी से हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो स्त्रियों के लिए और आदमियों के लिए, दोनों के लिए गुड फैट, हेल्दी फैट बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट और जो सैचुरेटेड फैट्स जो आ गए हैं, वो हमको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ वन। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि बहुत सारी हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खास तौर से बीट रूट हो गया, नींबू पानी हो गया, जिससे हमको विटामिन सी मिलता है, पालक है, जो हम हरी सब्जियों की बात करें, गाजर, टमाटर में लाइकोपीन होता है। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हमको दे रहे हैं बॉडी में। अभी जो गुड फैट की बात हुई है, तो गुड सीड्स भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। तो ये सब भी अपने आप पे बहुत अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में देते हैं। तो गुड फैट की बात हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात हो गई। पानी का इंटेक, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, 10 से 12 ग्लास पानी, अगर आप मेक श्योर करेंगे 12 घंटे का 12 ग्लास पानी 250 ml, तो आपका 2.5 लीटर पानी के आसपास हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो इंटेक है वो एडिशनल है। तो पानी का इंटेक, हाइड्रेशन, और फ्रूट्स की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा हमको फिर से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। सारे विटामिन सी जो रिच फ्रूट्स हैं, या येलो कलर फ्रूट्स है, जैसे पपीता है, या फिर हमारे ग्रेप्स है, ये भी मेल इनफर्टिलिटी, और पोमेग्रेनेट, अनार है, ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं। बहुत सारे लोगों में ये गैर मान्यता है कि मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होते हैं। साइंटिफिकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मास्टरबेशन पास्ट में या करंटली अगर कोई पुरुष करता है तो उसके कारण स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होते हैं। हीट एक्सपोजर का जैसे मैंने बात किया, कपड़े से टाइट अंडरवेयर्स नहीं पहनने चाहिए, टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ऐसे उसके साथ साथ गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का या फिर हॉट सोना बाथ से एक्सपोजर से भी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें। देखो, मैसेज हमारा ये है कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या जिसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या जिनके सीमेन पैरामीटर्स बराबर नहीं है, उनको ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो हमने इस वीडियो में बताया है कि क्या क्या है, ये हर चीज़ अवॉइड करनी है। बहुत सारे मेल्स बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो स्टेरॉइड्स के कारण भी कभी कभी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो बॉडी बनाने के लिए जब तक एक्सरसाइज कर रहे हो तब तक ठीक है, डाइट ले रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन कोई भी एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स ना लें। सबसे इम्पोर्टेंट आज का सबसे तीखा तड़कता भड़कता पॉइंट है मोबाइल। मोबाइल का यूज़ अगर आप पॉकेट में रख रहे हैं, अपने पैंट के पॉकेट में, तो मोबाइल से रेडिएशन एमिट होता है और उसके कारण टेस्टिस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि इसकी स्टडीज़ होनी बाकी है, लेकिन जब तक हो सके मोबाइल को पैंट की पॉकेट में ना रखें। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलती है। टेस्टिस नॉर्मली जब बच्चे पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो वो टेस्टिस बच्चे के पेट में होती है, और जैसे जैसे 7वां 8वां 9वां महीना आता है वो टेस्टिस बाहर आती है।
कंजेनेटली अगर ये चीज़ का डायग्नोस हो जाता है डिलीवरी के बाद तुरंत, तो उसको तुरंत ऑपरेशन करके डिसेंड कर देना चाहिए। और अगर वो डायग्नोस नहीं होता है, बाद में पता चलता है, तो वो अनडिसेंडेड टेस्टिस को ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस वैसे भी कोई काम की नहीं होती और भविष्य में उसमें टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पीडियाट्रिशियन को कंजेनेटली मोस्टली सारे पीडियाट्रिशियन गायनेक डॉक्टर्स को बताते हैं कि टेस्टिस अनडिसेंडेड है और उसका प्रॉपर फॉलोअप और इवेल्यूशन की ज़रूरत है। एक और पॉइंट मैंने देखा है, बहुत सारे मेल्स सुबह एक्सरसाइज करते टाइम पे साइकिलिंग भी करते हैं। हालांकि साइकिलिंग से कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परसिस्टेंटली अगर कोई मेल साइकिलिंग को एज ए फॉर्म ऑफ प्रोफेशन या एक्सरसाइज करेगा तो उससे प्रेशर बढ़ता है टेस्टिस के ऊपर बार बार, और माइक्रो ट्रॉमा होता है जिसके कारण भी काउंट कम हो सकते हैं। तो ये हमारा लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर एक हमारा पार्ट था। आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। अगले पार्ट में हम लोग मेल इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। इनफर्टिलिटी सीरीज़ में मेल फैक्टर, पुरुष फैक्टर का इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। कितने नॉर्मल काउंट्स होते हैं, सीमेन टेस्ट में क्या रिपोर्ट्स आती है, उसका एनालिसिस कैसा करना है, ज़ीरो काउंट हो तो क्या करना है, IUI की कब ज़रूरत पड़ती है, IVF की कब ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ उसका ट्रीटमेंट क्या है, रिपोर्ट कितनी बार करवानी चाहिए, ज़ीरो काउंट में सही में टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की ज़रूरत पड़ती है, ज़ीरो काउंट में क्या पुरुष के खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी रोक सकती है, मोबाइल्स का कितना नुकसान होता है स्पर्म काउंट्स पे, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सपना, मेल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस हमारे ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस में कितना है? कितने लोग मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं? 30 to 40% हम ये देखते हैं कि मेल में भी तकलीफ़ होती है। तो ओवरऑल 30 to 40% इसका इंसिडेंस है, और मेल में भी कई बार ये अनडायग्नोज रहता है। क्या स्त्रियों की तरह पुरुषों में भी उम्र का कुछ नुकसान होता है? जी, एज फैक्टर जो हम बात करेंगे तो इसमें स्त्रियों के लिए एज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है, लेकिन पुरुषों में एज इतना फैक्टर नहीं होता है, लेकिन एज के साथ उनका भी फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है। बट मोस्टली ये 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी साथ में आ जाते हैं। ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, और ओवरऑल स्पर्म की जो क्वालिटी है, नंबर है, मोटिलिटी है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। हालांकि लेडीज़ की तरह मेल्स में बहुत ज़्यादा एज का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, फिर भी 40 से 50 के बीच में स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होते हैं, और उसके बाद स्पर्म काउंट्स और वॉल्यूम और मोटिलिटी धीरे धीरे कम होना चालू होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं और मेल्स की एज 50 के ऊपर है तो थोड़ा सा काउंट्स में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी के कोई सिम्टम्स होते हैं? अगर हमारी OPD में कोई पेशेंट उसके हस्बैंड के साथ आता है तो हम लोग सिम्टम्स से पता चल सकता है कि इसको इनफर्टिलिटी है? ज़रूरी नहीं है कि सब में सिम्टम्स हो, इसलिए हमारे लिए हम लोग जब कपल हमारे पास आता है और लंबे समय से उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, और शायद स्त्रियों की अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम आदमी में भी हम पूरा हिस्ट्री टेकिंग और चेकअप हमारे साथ में हमारे माइंड में रहता है, और वो हम पहले से ही शुरू से हम उस पर भी फोकस करते हैं। अब कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासतौर से इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स, इजैकुलेशन होने में तकलीफ़ हो रही है, इरेक्शन होने में तकलीफ़ हो रही है। ओवरऑल ये जो मेन 2 फैक्टर्स है, इसमें क्या स्पर्म बन रहा है, सीमेन बन रहा है, लेकिन वो प्रॉपर इजैकुलेट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, मतलब वो पीछे के साइड जा रहा है। तो इस तरह के कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ हमको पूछना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, और उसके बाद ही ये चीज़ सामने आती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो चलो मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन काफ़ी ऐसी तकलीफें होती हैं जो नहीं पता चलती हैं। अपेरेंटली एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली मेल नॉर्मल रहता है। कुछ लोगों को दाढ़ी के और फेस के बाल कम होते हैं, उनकी वॉइस में थोड़ा सा फेमिनिन वॉइस होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, पतले होते हैं,
या फिर रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार सर्दी खांसी होना, उन लोगों को भी मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ये हर बार ये नहीं बताता है कि इसके सिम्टम्स ही हैं। जी। अच्छा, कुछ हम लोग आज मिथ्स और फैक्ट्स से चालू करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं। ये वीडियो का स्टार्टिंग हम लोग मिथ्स और फैक्ट्स से करेंगे। क्या बार बार इजैकुलेशन होने से मेल के काउंट्स कम हो जाते हैं? जी नहीं, ये साइंटिफिकली बिल्कुल ही फॉल्स है। क्या किसी मेल की सीमेन टेस्ट की अगर रिपोर्ट ख़राब हो तो उस मेल से होने वाले बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी रहने में वैसे भी स्पर्म्स का नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि उसमें से सबसे जो अच्छा स्पर्म होगा उसी से प्रेगनेंसी रुकेगी। इसलिए नॉर्मल और IUI प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। क्या एक सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट में सारे स्पर्म्स अच्छे होते हैं? नहीं, सारे स्पर्म्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये तो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। उसमें डेड स्पर्म्स भी होते हैं, डेब्रीज भी होती है, कचरा भी होता है, कई बार पस सेल्स भी देखने में आते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? क्या हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, और कई बार अगर कुछ स्पेशल केसेस में एंड्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि पहले चूँकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोगों को लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वेरिकोसील हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो फिर हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन मांगते हैं। मेल इनफर्टिलिटी का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको रिजल्ट्स कब पता चलते हैं? कितने टाइम के बाद हम लोगों को दोबारा रिपोर्ट करना? मिनिमम 3 to 4 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पर्म की साइकिल है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम जो बात करते हैं, जिस प्रोसेस से स्पर्म या शुक्राणु बन रहा है, उसकी नॉर्मली 74 से 90 डेज़ के आसपास की साइकिल होती है। तो अगर एक रिपोर्ट अगर हम कराते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी आ गया कि अगर किसी मेल की रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है या सीमेन रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो रिपोर्ट हमको कितने दिन के बाद रिपीट करना चाहिए? तो मिनिमम 74 डेज़ के बाद हम उसको रिपीट कर सकते हैं। जल्दी भी कर सकते हैं, थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, केस टू केस डिपेंड करेगा। क्या कोई ऐसी दवाइयाँ, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी वाले जिनके काउंट्स कम हैं वो ले सकते हैं और उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ले सकते हैं। डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पुरुष ने नसबंदी का ऑपरेशन कराया है, वाजेक्टोमी का ऑपरेशन कराया है, तो वो और उसको दोबारा बच्चे चाहिए, तो क्या वो ऑपरेशन खुल सकता है? ऑपरेशन खुल सकता है, लेकिन कोई भी सर्जरी के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। एक बार ऑपरेशन कराने के बाद वो कितना सक्सेसफुल है और उसके बाद प्रेगनेंसी रुकेगी कि नहीं, इसके बारे में हमेशा रिजल्ट्स वेरिएबल है। कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन के दवाइयाँ, इंजेक्शंस लेते हैं। उनको ऐसा मानना है कि उससे लेने से सीमेन काउंट, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। क्या वो लेना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। जो रूट कॉज है उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और साथ में ये लाइफस्टाइल, जो आज के वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो वही है, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल, इनको चेंज करना, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेरिकोसील करके एक चीज़ होती है जिससे पुरुष के काउंट्स कम होते हैं, वो क्या होता है और उसमें क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी रोक सकती है या IVF की ही ज़रूरत पड़ती है? जी, वेरिकोसेल क्या होता है ना, जो टेस्टिकल्स होते हैं जहाँ से स्पर्म फॉर्म होते हैं, वहाँ पे वेन्स होती हैं कई सारी। इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में वेन्स का गुच्छा। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वहाँ का जो स्पर्म का हीट का एक्सपोजर है वो भी बढ़ने लगता है। तो इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो माइल्ड जो ग्रेड 1 है उसमें तो आराम से नेचुरल प्रेगनेंसी रुकने का चांस है, लेकिन जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, कई बार है ना 2 में भी प्रेगनेंसी रुक जाती है, लेकिन 3 में कई बार अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हमको उसका सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है। जैसे सपना ने बोला, मोस्टली सारे केसेस में नॉर्मल प्रेगनेंसी रोक सकती है अगर बहुत सीवियर हो और फीमेल की एज बढ़ रही हो, फीमेल में दूसरा कोई हाई रिस्क फैक्टर हो, तो हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेते हैं और वेरिकोसिलेक्टोमी का एडवाइस करते हैं। क्योंकि वेरिकोसिलेक्टोमी करने के बाद स्पर्म काउंट तो नॉर्मल हो जाते हैं, पर खाली अकेला वही फैक्टर के कारण प्रेगनेंसी नहीं रोक रही है ऐसा नहीं होता है।
इसलिए वेरिकोसिलेक्टोमी के कॉस्ट और एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स में अगर फीमेल की एज 30 क्रॉस कर रही है तो IVF करने का एडवाइस करते हैं, या फिर 2 या 3 साइकिल IUI के बाद हम लोग IVF करने का एडवाइस करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। अगले भाग में हम लोग जैसे सपना ने डाइट और लाइफस्टाइल की बात की है, वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्या खाने से, क्या अवॉइड करने से स्पर्म काउंट्स पे फर्क पड़ता है, फ़ायदा पड़ता है, नुकसान पड़ता है, उस बारे में बात करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनफर्टिलिटी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे, सुपरफिशियल बात करेंगे, डिटेल वीडियो में हम लोग बाद में बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी और PCOS के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। अच्छा ये बताओ, यूजुअली मेल्स आते नहीं हैं ट्रीटमेंट में, खाली फीमेल्स आती हैं, या तो अपनी मदर इन लॉ के साथ आती हैं, या मदर के साथ, या सिस्टर के साथ, या फ्रेंड्स के साथ। जी, बहुत टाइम ऐसा देखा गया कि मेल्स अपनी रिपोर्ट भी नहीं कराते। हाँ जी, क्या बोलेंगे उसके बारे में? जी, ये तो है ही, ये तो काम आम है। लेकिन जब मदर इन लॉ या मदर्स आती है तो हम उनको समझाते हैं कि महिला का तो हम ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, उनके लिए हम विटामिन और चेकअप्स तो कर ही रहे हैं, पर उनको भी आप साथ में लेके आइए, क्योंकि हमको उनको गाइड करना रहता है कि किस तरह से है ना इंटरकोर्स करना है, कौन से दिनों में करना है। क्योंकि क्या है, जब बच्चा, अगर एक बच्चा है और प्रोफेशनल लाइफ है तो वो वर्क प्रेशर का भी, वर्क का भी स्ट्रेस रहता है। कई बार क्या होता है कि जिन दिनों में ट्राई करना होता है वो लोग ट्राई ही नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, तो फिर प्रेगनेंसी उस कारण से भी नहीं रहती है कई बार, तो उनको भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा हमने देखा है कि अगर हम लोग खाली फीमेल का ट्रीटमेंट करते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है और तब जाके हम लोग मेल का रिपोर्ट्स करवाते हैं, तो उसमें रिपोर्ट्स पे प्रॉब्लम आता है, या तो कम काउंट्स आता है या फिर 0 काउंट आता है। तब हमारे पास उतना टाइम हमारा वेस्ट हो गया होता है एक्चुअली। इसलिए सबसे पहला रिपोर्ट फीमेल के साथ हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि मेल्स का सीमेन एनालिसिस भी करा लेना चाहिए। हालांकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसमें आगे ऑलरेडी फीमेल्स को बच्चा रुक चुका है और मेल्स को उस प्रेगनेंसी और अब तक के बीच में कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई उनको एक्सीडेंट नहीं हुआ है, या फिर कोई बीमारी नहीं हुई है, या फिर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो फिर यूजुअली हम लोग शुरू के 3-4 महीने मेल्स की रिपोर्ट नहीं करवाते सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें मेल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि है ना हम लोग जो विटामिन चालू कर रहे हैं, फॉलिक एसिड हुआ, विटामिन B12 हुआ, और एक विटामिन D भी बहुत ज़्यादा कॉमन विटामिन डेफिशिएंसीज देखने में आ रही है। अगर वो आदमी भी ले, अगर वो मेल पार्टनर्स भी अगर वो विटामिन ले, तो खास तौर से ऐसे कपल्स जिनको बार बार प्रेगनेंसी अगर मिस हो रही है, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, या फिर किसी कपल्स में अगर आगे के बच्चों में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए तो स्पेशली दोनों पार्टनर्स को हम ये विटामिन देने का बोलते हैं। हालांकि मेल्स को मिलने के बाद हम लोग उनको, अगर उनके ऐसे कोई स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको कंजम्पशन है, तो उसके बारे में भी हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग फीमेल पार्टनर को बताते हैं कि आप अपने हस्बैंड को ऐसा बोलें कि ये सब बंद करने का बोला है, तो वो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एज ए डॉक्टर जब हम लोग 1-on-1 कंसल्टेशन उनको बात करेंगे, उनको सीरियसनेस समझाएंगे, तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आता है कि हम लोगों को ये बंद करना है। अच्छा, बहुत सारे मेल्स का ऐसा मानना है कि मेरी हेल्थ नॉर्मल है, मेरे को कोई रोग नहीं है, तो मेरी रिपोर्ट कराने की क्या ज़रूरत है, मेरे में तो सब नॉर्मल ही होगा, जो प्रॉब्लम है मेरी वाइफ में होगी। जी, इस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ जी, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जो देखने में मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, हम फीमेल्स की ट्रीटमेंट चालू करते हैं, अगर 3 to 4 साइकिल्स के अंदर अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेशेंट भी हमारे पास रिजल्ट के लिए आ रहा है, तब हम उनको समझाते हैं कि उनको लाइए और एक रिपोर्ट उनका भी कराते हैं, ताकि हमको पता पड़े, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ट्रीट करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम एक प्रॉपर काउंसलिंग इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनको भी सामने आना चाहिए और ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये महिलाओं की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे मैंने आगे वाली वीडियो में बात किया था, मेल्स में डिक्रीज काउंट्स का तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत बार संबंध बनाने में भी तकलीफ होती है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस,
या फिर डिलेड इरेक्शन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो भी हम लोग पेशेंट्स को बात करके ही पता कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। कभी कभी उनको इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स होती है, एमिशन प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन हम लोग वीडियो पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन मेल से मिलने के बाद ही बात कर सकते हैं। कभी कभी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन बाहर आने के बदले यूरिनरी ब्लैडर में वापस जाता है, उस केसेस में भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। वो सब हमको उनसे बात करके, उनका हिस्ट्री टेकिंग करके, उनकी क्या समझ है उसके बारे में करना पड़ता है। अच्छा, मेल्स को कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है? बहुत सारे लोग अश्वगंधा, मोलेठी, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स लेके आते हैं हमारे पास। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, या फिर अगर उनकी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लें और मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स लें, तो दैट इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा हर्बल सप्लीमेंट्स के हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, और चूंकि बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ये सप्लीमेंट लो, वो सप्लीमेंट लो। हालांकि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट, एक रेप्यूटेड कंपनी का एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लें, और गुड क्वालिटी मल्टीविटामिन जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D हो, तो वो ज़्यादा फायदा तो जैसे आपने बताया कि हमारा जो फर्टिलिटी डाइट, मतलब अगर वो हेल्दी डाइट हर दिन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं और हेल्दी खा रहे हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं हल हो जाती है। और लाइफस्टाइल जैसे स्ट्रेस कम लेना, एक्सरसाइज करना, मोबाइल का रात को उपयोग नहीं करना। अब ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं मोबाइल का रात को उपयोग नहीं करना? हर एक आदमी की एक सर्केडियन रिदम होती है। सर्केडियन रिदम, जैसे हम लोग सुबह 6-7 बजे उठते हैं, सूर्य के साथ हमारे बॉडी में हार्मोन सब पीक पे होते हैं, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है शाम को 4-5 बजे के आसपास, हमारे सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। उस सर्केडियन रिदम के हिसाब से हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। ये मोबाइल के अंदर जो ब्लू लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एक फॉल्स सेंस देते हैं कि अभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तो वो बॉडी में हार्मोन्स वो टाइम पे भी एलिवेटेड रहते हैं, और उससे बॉडी का, जैसे सपना बोलती है, हार्मोनी ऑफ हार्मोन्स, वो बिगड़ जाता है, और वो अल्टीमेटली ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये बात हुई हमारी मेल इनफर्टिलिटी के डिटेल वीडियो हम लोग एक बाद में बनाएंगे। अभी एक सुपरफिशियल PCOS के बारे में बात करते हैं। ये बताओ, PCOS में इनफर्टिलिटी क्यों होती है? हमने एक डिटेल वीडियो तो बना रखी है, सुपरफिशियल आप मेरे को बताओ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है जिसमें है ना ओव्यूलेशन का मेन इशू होता है। बेसिकली साइकिल्स आर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, उनका अंडा प्रॉपर नहीं बनता है और ओव्यूलेट नहीं होता है, तो ये मेजर एक प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ हम क्लिनिकली महिला को बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि किसी को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, पिंपल्स दिखते हैं, कई लोगों को दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं, बॉडी में वजन बहुत ज़्यादा है, पीरियड्स इरेगुलर है टोटली, और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो इस तरह से सब मिला के हम डायग्नोस करते हैं, प्लस हमारी सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट या होमा इंडेक्स टेस्ट हम करते हैं, जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि उनको PCOS है कि नहीं। क्या इस PCOD में कोई मैजिक पिल या मैजिक डाइट या मैजिक सप्लीमेंट होता है? जी, मैजिक डाइट में तो वही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर उनमें ओबेसिटी है तो 10% वेट लॉस की हम बात करते हैं। जो भी है, आप 10% वेट लॉस करिए ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 मंथ्स ग्रेजुअली। डाइटिंग के साथ नहीं करना है, हेल्दी खा के करना है, एक्सरसाइज के साथ करना है, कैलोरी इन कैलोरी आउट का डेफिसिट क्रिएट करके करना है, ताकि जब आप बच्चा रखने के प्रोसेस में रहेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन साथ में हम लोग मेटफॉर्मिन और मायोइनोसिटोल करके कुछ ड्रग्स हैं जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। हम इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करवाते हैं और उनकी वैल्यू पे हम डिसाइड करते हैं कि उनको कितना डोज वो लेने की ज़रूरत है। तो वेट रिडक्शन और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जैसे मेटफॉर्मिन और मायोइनोसिटोल, दीज आर 2 कंपोनेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं। और साथ में विटामिन D, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। 2 आखिरी क्वेश्चन इस सेशन के। PCOD रिवर्सिबल है क्या? वो नॉर्मल हो सकता है कभी? PCOD रिवर्सिबल नहीं है। अगर आपकी बॉडी में टेंडेंसी है इस चीज़ की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए वेट मैनेजमेंट। एंड आप क्या खा रहे हो,
क्योंकि हम लोग ये बार बार हेल्दी डाइट करते हैं, लेकिन फिर कई बार हमारी इच्छा हो जाती है वो हम जंक फूड खाने लग जाते हैं। एक्चुअली जंक फूड खाने से ही क्या होता है, मैदा हुए और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फिर से उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, और जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है उनके जो पीरियड्स वाले हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए थ्रू आउट लाइफ उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी, वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिससे उनके पीरियड्स रेगुलर बने रहे, ओवरऑल वो हेल्दी रहे, और भविष्य में जो पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशंस है वो भी उससे बच सकते हैं। पीसीओडी में जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग होता है, हालांकि मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है जिसमें लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और अगर हम उसको कंट्रोल में रखें तो पीसीओडी का नॉर्मल मेंटेन रह सकता है, हालांकि रिवर्स कभी नहीं होता है। आखिरी क्वेश्चन, पीसीओडी से डायबिटीज कितने % लोगों को होता है, क्यों होता है, कब होता है? जिनको बॉडी में पीसीओडी है क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। डायबिटीज़ का भी एक मेजर मैकेनिज्म, जो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, उनमें उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी, और यहीं पे हम वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं कि वेस्ट सरकमफरेंस। अगर आप महिला 80 सेंटीमीटर मेंटेन करके रख रही है और आदमी 90 सेंटीमीटर मेंटेन करके रख रहे हैं, हम जो एशियंस की बात कर रहे हैं, तो वो हेल्दी रहेंगे, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आने की चांस बहुत कम है। लेकिन जिनको पीसीओडी है, अगर वो वेट मेंटेनेंस नहीं करेंगे, अभी क्या करती है महिलाएं, प्रेगनेंसी रखने के लिए ये सब करती हैं और बाद में फिर बिंदास हो जाती है, और फिर वो उनका पूरा वजन बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से उनको भविष्य में डायबिटीज़ और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगले वीडियो में हम लोग आईयूआई और आईवीएफ के बारे में जनरल सुपरफिशियल बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। थैंक यू।